अब बात राजनीति की करते हैं। सियासत की दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा विपक्षी दलों के नए गठबंधन INDIA की है। इस गठबंधन के ऐलान के बाद लगभग तय हो गया है कि 2024 की लड़ाई किनके बीच लड़ी जाएगी। लेकिन जिस वक्त नए गठबंधन के नाम का ऐलान हो रहा था, उस वक्त विपक्षी एकता के लिए शुरुआती दम लगाने वाले नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी से कई सवाल खड़े हो गए। नीतीश के नाराज होने की खबरें सामने आने लगी। बीजेपी तो नीतीश कुमार को फूफा तक बताने लगी, लेकिन अब खुद सामने आकर नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी की खबरों को झूठा बता दिया है। पटना की विपक्षी पार्टियों की बैठक में जो मेन थे, बेंगलुरु आते आते क्या उन्हें कोने में शिफ्ट कर दिया गया? जिन्होंने देश के कोने कोने में जाकर विरोधी पार्टियों के छत्रपों को एक मंच पर आने के लिए मनाया था, कुनबा बढ़ते ही क्या कांग्रेस ने लाइमलाइट चुरा ली और उनकी तवज्जो कम हो गई? सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस वक्त चर्चाएं तो ऐसी ही चल रही हैं। बीजेपी ने तो चुटकी लेनी भी शुरू कर दी है। सुने हैं बिहार के महागठबंधन के बड़े बड़े भूपति बेंगलुरु से पहले ही निकल आए। दूल्हा तय नहीं हुआ, फूफा लोग पहले नाराज हो रहे हैं। एनडीए वाले नए विपक्षी गठबंधन इंडिया वालों में से जिनको फूफा बता रहे हैं, उनके रूठने की बात क्यों की जा रही है, ये भी समझ लेते हैं। बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार को मीटिंग में ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, उनको संयोजक बनाने का ऐलान भी नहीं किया गया, क्या इसीलिए नीतीश नाराज हो गए? बताया ये भी जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम से भी नीतीश कुमार बहुत ज्यादा खुश नहीं, क्योंकि इंडिया नाम में एनडीए के तीनों अक्षर आते हैं। फिलहाल जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल, ममता, केजरीवाल बोले, उससे किनारा करके नीतीश कुमार पहले ही लौट गए, तो बीजेपी को मौका मिल गया। कहीं न कहीं कुछ नाराजगी जरूर है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने भी 15-20 साल काम किया नीतीश कुमार के साथ, उनके स्वभाव को जानते हैं। बहुत जल्दी पिनक जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं। तो जो हम लोग को सूचना मिल रही है कांग्रेसी सूत्रों से कि वो चाहते थे कल की बैठक में कन्वेनर के रूप में उनका नाम घोषित कर दिया जाए, वो नाम से भी बहुत संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने कुछ और सुझाव दिया था। इधर शुरुआती खामोशी के बाद जेडीयू की ओर से पूरे मामले पर सफाई देने की शुरुआत भी हो गई। सबसे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सामने आए। बताया नीतीश नाराज नहीं, बल्कि विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। सफाई जेडीयू के बड़े नेता ने दी, लेकिन नीतीश के रूठने की खबर उठी तो फैलती ही गई और शाम तक खुद नीतीश कुमार को सामने आना पड़ा। नाराजगी के सवाल पर नीतीश कुमार तो चौंक ही गए। नाराजगी की बात आ रही है कि आप नाराज होकर निकले वहाँ से। हम क्या कि नाराज हो? ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। बताइए तब बीजेपी का उस मीटिंग से क्या लेना? वहाँ तो बात हो गई थी, वही उन लोगों को कहना था, वहाँ पर कही है, कोई ऐसी खास बात नहीं। हम तो बोल ही दिए थे कि हम लोगों को निकलने दीजिए, अब ठीक ही। नीतीश से पूछा गया कि आपको इंडिया नाम पसंद नहीं, तो नीतीश कुमार ने खुलकर सफाई दी। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? नहीं, कुछ नहीं। और तो मीटिंग में सब बात हुई है ना, सब तरह की बात हुई है, सारा तरफ से बात, सब लोगों का सुझाव आया और उसको लोग किया फाइनली और उसको घोषित किया गया। उसके बाद हम लोग निकले, साथे सब खाना खाए हैं और उसके बाद तो आप लोगों के यहाँ प्रेस के साथ मीटिंग होने वाली थी, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है और हमको जाने दीजिए, हम लोग को सजाए। फिलहाल पटना की मीटिंग में केजरीवाल भी रूठे थे, उनकी बात मान ली गई तो वो बेंगलुरु में साथ आ गए। इधर नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं रूठे नहीं हैं, लेकिन उनकी पुरानी साझेदार बीजेपी लोगों को बता रही है कि नीतीश कुमार वाकई नाराज हैं। फिलहाल रूठने की सच्चाई जो भी हो, लेकिन रूठने मनाने का दौर चुनाव से पहले कई राउंड चल सकता है। 26 पार्टियों वाले गठबंधन में इसकी आशंका तो बनी है, लेकिन ये भी तय है गठबंधन करने वालों ने रूठों को मनाने का इंतजाम भी कर रखा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए देशहित की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात सीमा हैदर की करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की कहानी बेहद संदिग्ध हो गई है। सीमा हैदर से एटीएस ने लगातार 2 दिनों तक पूछताछ की, जिसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सीमा कहती है कि वो सचिन से प्रेम करती हैं, लेकिन वो फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेना के अधिकारियों को भेज रही थी। वो दिल्ली में भी कई लोगों को जानती थी। यूपी एटीएस की जांच फूफी शब्द के इर्द गिर्द भी घूम रही है। आईएसआई की भाषा में फूफी उसे कहते हैं जो भारत से जानकारियां चुराकर
पाकिस्तान भेजता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये फूफी सब जानती है। पाकिस्तान की सीमा हैदर की कहानी में संदिग्ध गतिविधियों और सवालों की कोई सीमा ही नहीं है। सीमा पर आज ऐसे कई खुलासे होंगे जो इस ओर इशारा करेंगे कि सीमा की सच्चाई पर सिर्फ प्यार का पर्दा है। अगर वो हटा तो बहुत बड़ी साजिश सामने आ सकती है। सीमा पर खुलासा नंबर 1, भारतीय सेना में घुसपैठ करना चाहती थी सीमा। सीमा कहने को सचिन से प्यार करती है, लेकिन उसका मकसद क्या सेना और भारत से जुड़ी खुफिया जानकारी हासिल करने का था? ये सवाल इसलिए क्योंकि सीमा हैदर ने सोशल मीडिया पर भारतीय सेना से जुड़े अधिकारियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। सीमा ने सचिन से दोस्ती करने के पहले ही सेना के अधिकारियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन सीमा अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं हुई। यह खुलासा खुद सीमा हैदर ने एटीएस के सामने किया है। सीमा ने सोशल मीडिया पर जिन जिन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, अब उसकी भी जांच होगी। इस समय सीमा एटीएस की हिरासत में है और उसे अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर रखा गया है। इसके पहले 17 जुलाई को 6 घंटे और 18 जुलाई को 8 घंटे सीमा से एटीएस ने पूछताछ करके सच्चाई जानने की कोशिश की है। सीमा पर खुलासा नंबर 2, दिल्ली में हर हाल में आना चाहती थी सीमा। एटीएस से सवाल जवाब के दौरान सीमा ने माना कि वो दिल्ली में कई लोगों को जानती है और वो सारे या तो सोशल मीडिया के जरिए उससे जुड़े या फिर ऑनलाइन गेम पबजी से। इसी पबजी के जरिए ही सीमा हैदर सचिन के संपर्क में आई थी। एटीएस ने सीमा हैदर से पूछा, क्या सचिन के अलावा भी भारत में किसी को जानती हो? इस सवाल के जवाब में सीमा हैदर ने कहा, हाँ, लेकिन ठीक से नहीं। जब पाकिस्तान में थी तब सचिन को जानने से पहले पबजी गेम और फेसबुक के जरिए कुछ लड़कों से चैट होती थी, लेकिन बस समय काटने के लिए बातचीत किया करती थी। ना ही मैं उन्हें कुछ ज्यादा अपने बारे में बताती थी और ना ही उन्होंने मुझे कुछ बताया। हाँ, सभी दिल्ली के ही रहने वाले थे। दिल्ली के लोगों से सीमा सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। हो सकता है उसकी मंशा हो वो किसी भी तरह दिल्ली आ जाए और सचिन के जरिए वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। पाकिस्तानी जासूस से संदिग्ध क्या लग रहा है सर? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है। इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। सीमा पर खुलासा नंबर 3, आईएसआई की फूफी है सीमा। यूपी एटीएस ने सीमा से यह भी पूछा, क्या कभी फूफी और फल कोडवर्ड का इस्तेमाल किया? इस सवाल के जवाब में सीमा ने कहा, नहीं, कभी नहीं किया। दरअसल आईएसआई में फूफी उस शख्स को कहा जाता है जो किसी देश से जुड़ी जानकारियां आईएसआई तक भेजता है, जबकि फलवर्ड रुपए या पैसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एटीएस के साथ साथ देश की खुफिया एजेंसी को सीमा की किसी भी दलील और जवाब पर यकीन नहीं, और यकीन नहीं होने के पीछे कई पुख्ता प्रमाण हैं। उन्हीं में से एक प्रमाण है सीमा हैदर के संदिग्ध पाकिस्तानी रिश्तेदार। सीमा पर खुलासा नंबर 4, पाकिस्तानी सेना में भाई और चाचा। सीमा के भाई और चाचा दोनों पाकिस्तानी सेना में हैं। सीमा के भाई का नाम आसिफ है और उसका चाचा गुलाम अकबर भी पाकिस्तानी सेना में सर्विस करता है। ये सीमा के भाई आसिफ की तस्वीर है जो पाकिस्तानी सेना की वर्दी में नजर आ रहा है। इस पर भी एटीएस ने सीमा हैदर से सवाल पूछा, लेकिन सीमा ने बड़ी होशियारी से जवाब को घुमा दिया। सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने सीमा हैदर से पूछा, क्या तुम्हारे भाई और चाचा जो पाकिस्तानी आर्मी में हैं, उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है या फिर आईएसआई ने भारत में जाने को कहा है? इस सवाल के जवाब में सीमा ने कहा, मैं अपने भाई और चाचा से सालों से नहीं मिली हूँ और ये आईएसआई क्या होता है ये मुझे पिछले कुछ दिनों में भारत आने पर पता चला, जब टीवी चैनल में मुझे आईएसआई का एजेंट बताया गया। मैं सिर्फ सचिन के लिए ही नेपाल के रास्ते से भारत आई हूँ। सीमा हैदर ने जी न्यूज पर अपने भाई के बारे में क्या कुछ कहा, वो सुनिए। पहली बात तो मेरे भाई से मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और रही बात जो कह रहे हैं जासूसी की, तो वो क्लियर हो जाएगा। मुझे भरोसा है यहाँ की सरकार पे, वो सच सामने ला के दिखाएंगे। मेरा मकसद मेरा प्यार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अगर मैं जासूस होती तो मैं पहले चली आती, जब मैं अकेली आई थी। अपनी छोटी बेटियों को ना ले आती, अपने बेटे को ना ले आती। सीमा पर खुलासा नंबर 5, मोबाइल में दफन खुफिया राज। सीमा हैदर के पास से नोएडा पुलिस ने 4 मोबाइल फोन बरामद किए जो कि चालू हालत में थे, जबकि उसके पास एक टूटा हुआ मोबाइल फोन भी मिला है। उसी टूटे हुए मोबाइल में सीमा के आईएसआई जासूस होने के पुख्ता प्रमाण होने की आशंका है। मतलब सीमा के पास कुल 5 मोबाइल फोन थे। सीमा हैदर के एक मोबाइल फोन की कीमत 70,000 पाकिस्तानी रुपए थी। उसके पास 5 सिम कार्ड भी थे। पाकिस्तानी मोबाइल फोन तोड़ने से पहले सीमा ने
उसका डेटा डिलीट किया था, यहाँ तक कि उसमें लगे सिम कार्ड को भी तोड़ दिया था। मोबाइल फोन को लेकर जब एटीएस ने कड़ाई से सीमा से पूछताछ की तो सीमा ने किसी शातिर की तरह जवाब दिया। एटीएस अफसर ने पूछा, नोएडा पुलिस ने तुम्हारे पास से 4 मोबाइल और 4 सिम कार्ड बरामद किए। इतने मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहे थे और उन्हें तोड़ा क्यों? नेपाल से भारत आने पर मेरा पाकिस्तान का सिम काम नहीं कर रहा था और जब मैं सचिन के पास आई थी तब मुझे उसने नया सिम ला कर दिया था। मोबाइल इसीलिए तोड़ दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के लोग मुझे ट्रेस कर सकें। एटीएस ने फिर सवाल दागा। सचिन ने एक सिम ला कर दिया, बाकी सिम कैसे आए? इस पर सीमा ने कहा, मुझे याद नहीं है। सीमा हैदर के मोबाइल से कई राज पर्दाफाश हो सकते थे। सीमा हैदर ने न केवल मोबाइल को तोड़ा बल्कि उसका डेटा भी डिलीट कर दिया। ऐसे में फर्जी दस्तावेज और फर्जी पासपोर्ट की थ्योरी पर लगातार सवाल खड़े ही हो रहे हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि फ़ोन में अगर जो डाटा था वो सामने आता तो इस पूरी थ्योरी पर मोहर लग जाती कि सीमा हैदर लगातार झूठ बोल रही है। पुलिस को सीमा के पास से 3 आधार कार्ड भी मिले हैं और 2 पासपोर्ट भी मिले हैं। जाहिर है ना तो उसके आधार कार्ड असली हैं और ना ही उसका एक पासपोर्ट। ऐसे में सवाल है, उसे पासपोर्ट से आधार कार्ड तक मुहैया कराने के पीछे कहीं आईएसआई तो नहीं? सीमा हैदर भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए पहले के साथ साथ चुनौती बन गई है। इस केस में जितने सवाल हैं उतने ही राज जो धीरे धीरे खुलेंगे। विशाल रघुवंशी और राहुल मिश्रा के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। हमने आपको देशहित में बताया था कि सीमा राजी है, मतलब सीमा जासूस हो सकती है और अब जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं उससे जासूसी वाला एंगल मजबूत होता दिख रहा है। इस बीच एटीएस के सवालों के सीमा ने जो जवाब दिए वो हैरान करने वाले हैं। सीमा ने जब कहा कि उसने आईएसआई का नाम नहीं सुना तो एटीएस अफसर ने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है कि कराची में रहते हुए आईएसआई का नाम आपने कभी नहीं सुना? इस पर सीमा हैदर ने जवाब दिया कि आधी लाइफ बच्चे पैदा करने और पालने में बीत गई और बीती पिछले 5 साल से मैं समय काटने के लिए पबजी गेम खेलती थी। ऐसे में आईएसआई जैसे वर्ड सुनने का टाइम ही नहीं मिला। इस पर एटीएस अफसर ने दोबारा पूछा कि वर्ड सुनने का टाइम नहीं मिला, लेकिन तुम तो 5वीं पास हो और इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलती हो, इंग्लिश कब और कहां सीखी? इस पर सीमा हैदर ने क्या जवाब दिया वो भी जानिए। उसने कहा कि मैंने जो भी सीखा वो 2019 के बाद ही सीखा, जब से पबजी खेलना मैंने शुरू किया था। इसमें पढ़े लिखे लड़कों के साथ खेलती थी तो उन्हीं से बातों बातों में सीख लिया। एटीएस अफसर ने और क्या पूछा वो भी आपको बताते हैं। एटीएस अफसर ने पूछा कि 2 बार दुबई से नेपाल आने में बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, इतना पैसा कहां से आया? तुम खुद किराए पर रहती हो? तो सीमा हैदर ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि कुल 7 लाख रुपए खर्च हुए दोनों बार आने जाने में। मैंने एक घर बेचा था जो मेरे ही नाम पर था। तो सीमा हैदर से जुड़े राज इस वक्त तीनों मुल्कों में छिपे हुए हैं, भारत, पाकिस्तान और नेपाल। इन 3 मुल्कों में सीमा का सच छिपा हुआ है और अब भारतीय एजेंसियों ने भी अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। भारत के साथ साथ अब जांच नेपाल तक भी पहुंच गई है और पाकिस्तान की जांच पर नजर है। इस बीच सीमा ने बॉर्डर कैसे पार किया, नेपाल में कहां-कहां वो ठहरी, सीमा ने शुद्ध हिंदी और हिंदू रीति रिवाजों की जानकारी कहां से ली, ये सब ट्रेनिंग उसने कहां से ली, इन सारे सवालों के जवाब सीमा हैदर से लिए जा रहे हैं। यूपी एटीएस के कुछ सवाल तो ऐसे हैं जिनके सामने धुआंधार इंटरव्यू देने वाली सीमा की जुबान भी बंद हो गई है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, योगी जी से, मोदी जी से, मैं औरत हूँ, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं कोई गलत नहीं हूँ, मैं अपनी बेटियों के साथ आई हूँ और मुझे वापस ना भेजो। पाकिस्तान की महिला, 4 बच्चों की मां, एक हिंदुस्तानी लड़के से पबजी खेलते हुए प्यार, अवैध तरीके से हिंदुस्तान में एंट्री, हिंदुस्तान में पहचान का खुलासा, योगी मोदी से पाकिस्तान न भेजने की अपील, मीडिया में छाना। क्या सिर्फ यही है पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर का फसाना? सीमा हैदर कुछ भी बताए, लेकिन भारतीय एजेंसियों को उन बातों पर यकीन थोड़ा कम है और अब एजेंसियां वो सब कुछ जानना चाहती हैं जो सीमा हैदर ने अब तक नहीं बताया। और इसीलिए सीमा हैदर आजकल यूपी एटीएस की कड़ी पूछताछ का सामना कर रही है और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक यूपी एटीएस के सवालों पर मीडिया पर बेधड़क लंबे इंटरव्यू देने वाली सीमा हैदर की बोलती बंद है। सीमा हैदर से लगातार 2 दिन 16 घंटे तक पूछताछ हुई है। एटीएस ने पूछताछ करने के बाद
एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर उसे लेकर के गई है। और ये तमाम पहलू है जिसपे कि एटीएस पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर में सीमा किस रूट से भारत के अंदर घुसी थी। नेपाल से यदि जब अंदर आई तो कौन सा ऐसा एरिया था जिस एरिया से वहां से होकर के अंदर में आई, उसके साथ ही किसने उसकी सहायता की है। सीमा हैदर के हिंदुस्तान पहुंचने की जांच भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में की जा रही है और भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की एजेंसियों ने सीमा हैदर के ट्रैवल प्लान पर बड़ा खुलासा किया है। पाकिस्तान में भी जांच एजेंसियों ने सीमा हैदर पर एक जांच रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मुताबिक 2 बार सीमा हैदर के पाकिस्तान से एयर रूट के जरिए देश के बाहर जाने की जानकारी मिली है। सीमा हैदर पहली बार इसी साल मार्च में फ्लाइट FZ336 से दुबई गई। दूसरी बार 10 मई को सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ एयर अरेबिया की फ्लाइट G9542 से शारजाह गई। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक सीमा हैदर के भारत में घुसने का रूट भी मिल चुका है। इस लिहाज से समझिए सीमा हैदर कराची टू ग्रेटर नोएडा कैसे पहुंची। सीमा पहले पाकिस्तान के कराची से UAE के शारजाह तक फ्लाइट से पहुंची। इसके बाद उसने शारजाह से नेपाल तक का सफर भी फ्लाइट से तय किया। नेपाल से भारत घुसने के लिए उसने सड़क मार्ग का रास्ता अपनाया। बिहार के सीतामढ़ी से सीमा हैदर ने भारत में एंट्री की। इसके बाद न्यू सृष्टि ट्रैवल एजेंसी की बस से ग्रेटर नोएडा तक पहुंच गई। सीमा ने खुद पूछताछ में यही बताया है कि वो 10 मई को पाकिस्तान से बाहर निकली थी, UAE पहुंची और वहां से नेपाल तक आई। लेकिन क्या पाकिस्तान की एजेंसियों की रिपोर्ट पर भारतीय एजेंसियां भरोसा कर सकती हैं? क्या पाकिस्तान की एजेंसियां सीमा हैदर के खुलासों को सच साबित करने के लिए इस तरह की सूचनाएं लीक करा रही हैं? यकीनन भारतीय एजेंसियां भी इस तरह से सोच रही हों। हालांकि पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। वहाँ के लोग पाकिस्तान की आर्मी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सीमा पार चली आई और पाकिस्तान की आर्मी सोती रही। पाकिस्तानी अपनी आर्मी और एजेंसियों को कोच रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में मालूम किया जा रहा है कहीं सीमा हैदर के हिंदुस्तान में दाखिल होने की स्क्रिप्ट पाकिस्तान की एजेंसियों ने तो नहीं लिखी। इसलिए इस जांच का दायरा अब बढ़ाया जा रहा है। इसीलिए यूपी ATS और दूसरी जांच एजेंसियों ने सीमा हैदर की जांच के दायरे को बढ़ा दिया है। अब एजेंसियां नेपाल में भी जांच कर रही हैं। सीमा और सचिन काठमांडू के जिस होटल में ठहरे थे, एजेंसियां वहां भी जांच करेंगी। नेपाल में सीमा जिन लोगों के संपर्क में आई उनकी भी जांच की जाएगी। इसके अलावा सीमा हैदर ने जिन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी उसकी भी जांच होगी। बताया जा रहा है सीमा हैदर ने एक भारतीय आर्मी ऑफिसर को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। इधर सीमा हैदर मामले की जांच कर रही IB की नजर भारत नेपाल सीमा पर सक्रिय ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग पर भी टिकी हुई है। IB की टीम ये मालूम करने में जुटी है क्या सीमा हैदर ने भारत में आने के लिए ऐसे किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग की मदद ली थी। खुफिया एजेंसी IB के लिए पहली बनी हुई है कि पाकिस्तान में रहते हुए आखिर सीमा हैदर को ये कैसे पता चला कि भारत नेपाल सीमा के किस पॉइंट से SSB को चकमा देते हुए भारतीय सीमा में दाखिल होना है। जांच एजेंसियों को लगता है कि सीमा हैदर ने बाकायदा इस तरीके से ड्रेसअप किया था कि वो खुद को भारतीय ग्रामीण महिला दिखा सके। शक इस बात का भी है क्या उसे बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए किसी ने ट्रेनिंग दी थी। एजेंसियां यह देखकर भी हैरान हैं कि पाकिस्तान में पली बढ़ी सीमा, गुलाम हैदर से निकाह करने वाली सीमा अचानक भारत पहुंचते ही मैं तुलसी तेरे आंगन की कैसे बन गई। जरा सीमा की भाषा सुनिए। सच सामने लाएंगे, मुझे विश्वास है कि वो हकीकत सामने ज़रूर लाएंगे। मैं सब सच सामने आ जाएगा, दूध दूध हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। तब भी ना जाती, मैं सचिन की पत्नी हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। मैं तो इनका पासपोर्ट ना होने के कारण हम नेपाल में मिले। मैं पाकिस्तान में पली बढ़ी उर्दू बोलने वाली सीमा के मुंह से शुद्ध हिंदी के शब्द और कहावतें सुनकर हैरानी हो रही है कि ये परिवर्तन सीमा में किसी ट्रेनिंग से तो नहीं आया। यूपी ATS ने सीमा से ये सवाल भी पूछे, जवाब यकीनन वही रहा होगा जो सीमा ने जी न्यूज़ को दिया। मन से हिंदुस्तानी बन चुकी हूँ। मैंने शब्दों की खुद चेंजिंग करी क्योंकि मेरे पति ने मेरे साथ 3 साल बात हमारी होती रही है, तो मुझे शौक़ था ये इस भाषा को सीखने का। तो मैं पाकिस्तान में भी आमतौर पर ऐसे ही बोला करती थी। और रही बात लिबास की, तो मैं इनकी पत्नी हूँ, तो मुझे ऐसा करना पड़ा। और मैं हिंदू धर्म से हूँ अब, तो ये मेरे लिए शान है मेरी, तो मैं नहीं छोड़ सकती। इसके अलावा सीमा का एफिडेविट भी सामने आ रहा है जिसके मुताबिक उसने गुलाम हैदर से लव मैरिज की थी, लेकिन सीमा जी न्यूज़ पर इस बात को भी झुटला चुकी है। जो हैदर इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मानती हूँ मुझसे बात करते थे पर कभी इज्जत से बात नहीं करी। और हैदर के पापा या हैदर के खानदान से कभी किसी ने मुझे फ़ोन करके नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया कि नहीं। जब मेरे पापा मर गए तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं था कि मुझसे पूछा था कि तुम्हारी बेटियां कैसी हैं, तुम कैसी हो। मैं बहुत अकेली थी मैम, और यही कारण है मैं यहाँ आई हूँ। कुल मिलाकर ऐसे कई सवाल हैं जिन पर सीमा हैदर की बोलती बंद है। अब तो सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने के लिए प्रदर्शन भी शुरू हो गया है।
इसका मतलब सीमा हैदर के लिए आने वाले दिन और ज्यादा मुश्किल भरे साबित होने वाले हैं। मनीष शुक्ला के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। देशहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए अब बात करते हैं चंद्रयान की। पाकिस्तान से चंद्रयान पर आई खबर आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले चंद्रयान 3 का लेटेस्ट अपडेट आपको देते हैं। चंद्रयान 3 करीब 35 दिन के बाद चंद्रमा पर लैंड करेगा। कुल मिलाकर इस यात्रा में 40 दिन लग रहे हैं और इस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इतने दिनों का वक्त क्यों लग रहा है। असल में अमेरिका और रूस जैसे देशों ने बहुत ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल करके 40 दिनों की इस दूरी को सिर्फ 3 दिनों में तय किया था। उन मिशन में वक्त कम लगा पर मिशन का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया। हमारा चंद्रयान 3 पहले पृथ्वी और बाद में चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का इस्तेमाल करेगा। इससे पहले आपको बता दें, इससे समय ज्यादा लगेगा पर बिना ज्यादा खर्च के सुरक्षित तरीके से ये सफर पूरा होगा। ऐसा करना हमारे फायदे में है क्योंकि इससे हम सीमित बजट में कई और मिशन भी लॉन्च कर पाएंगे। चंद्रयान 3 के बारे में आज एक अच्छी खबर भी आई है और अच्छी खबर क्या है वो भी आपको बताते हैं। चंद्रयान 3 के तीसरे ऑर्बिट यानी कक्षा को सफलतापूर्वक बदल दिया गया है। अब 20 जुलाई की दोपहर को चंद्रयान 3 की कक्षा में किस तरह की चीजें होने वाली है अब आपको वो भी बताते हैं। 20 जुलाई की दोपहर को चंद्रयान 3 की कक्षा में एक और बदलाव होगा। फिलहाल चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में अंडाकार चक्कर लगा रहा है। फिर 31 जुलाई तक चंद्रयान 3 धरती से करीब 1 लाख किलोमीटर दूर तक पहुंचेगा। इसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट 5 से 6 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में एंट्री के लिए तैयार हो जाएगा और फिर 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए तैयार हो जाएगा। इस समय देश के 140 करोड़ लोग बेसब्री से उसी खबर का इंतजार कर रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर समेत ऐसे कई राज्य हैं जहां इस वक्त बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बाढ़ और उससे होने वाले नुकसान पर हमारी आपको ये स्पेशल रिपोर्ट देखनी चाहिए। पहाड़ पर बारिश से नया डेंजर। मैदान में बारिश, मची तबाही। मां वैष्णो के धाम में पानी का रौद्र रूप। खतरा अभी टला नहीं। गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ये वो 4 राज्य हैं जहां से बारिश बाढ़ की ताजा लेकिन डराने वाली तस्वीरें आई हैं। दक्षिण गुजरात इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। गुजरात के राजकोट से आई बाढ़ बारिश की ये तस्वीरें बारिश के प्रकोप की गवाही दे रही हैं। राजकोट जिले के धोराजी इलाके में बारिश ने ऐसी बर्बादी मचाई कि सड़कों पर खड़ी सैकड़ों गाड़ियां पानी में समा गई। राजकोट के कई इलाकों का यही हाल था। हर कोई बारिश के बाद जल भराव से त्रस्त दिखा। राजकोट में महज कुछ घंटों के भीतर करीब 300 मिलीमीटर बारिश हुई है। इतनी बारिश आमतौर पर 1 महीने में होती है, लेकिन राजकोट में 1 दिन में ही हो गई। राजकोट के साथ गुजरात के कई जिलों में ऐसे ही हालात हैं। के गिर सोमनाथ जिले में बाढ़ का कहर देखे ही बन रहा है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये गिर सोमनाथ जिले के मुख्य मथक वेरावल शहर की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कैसे टेम्पो ट्रैवलर्स तक आधे पानी में डूब चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मानसून और बारिश ने लोगों के जनजीवन को असरग्रस्त किया है। बिल्कुल, लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है, लेकिन बारिश और बाढ़ की जो तस्वीरें आपने देखी उसकी वजह से देश को हजारों करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान भी हुआ है। यानी इससे अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगता है इस तरह की स्थिति जब पैदा होती है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल बाढ़ से 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। कुदरत को नहीं रोका जा सकता, हालांकि इंश्योरेंस से हानि की भरपाई जरूर हो सकती है। पर हमारे देश में करीब 92% लोग ऐसे हैं जो बाढ़ की क्षति से बचने के लिए इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं। पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं में दुनिया भर में लगभग 22 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि इसके आधे से भी कम पैसों का इंश्योरेंस हुआ था। और इसी के साथ देशहित में फिलहाल हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जी न्यूज पर लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।
जी न्यूज।